नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित मित्तल हैं। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और केयर एंड क्योर हॉस्पिटल को आप चलाते हैं। आज आपसे जानेंगे कि इस मौसम में बच्चों को किस तरह की बीमारियां होती हैं और कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, अमूमन जब मौसम बदलता है तो बच्चे बीमार होने लगते हैं, तो इस मौसम में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं? ठीक है सर, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बैठने का और आपके सामने अपने जो विचार हैं प्रस्तुत करने का। सर, एज ए पीडियाट्रिशियन अगर मैं बोलूँ बाल रोग विशेषज्ञ की तरह, तो मौसम में जो अभी जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें वैसे तो सबसे ज़्यादा जो है वो डायरिया, वॉमिटिंग और बारिश में पानी इकट्ठा होने की वजह से मलेरिया और जैसे दिल्ली के आसपास के शहरों में डेंगू, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। पर एक चीज़ मैं इसके साथ और ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी हमें कोरोना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोरोना की लहर बहुत कम हो गई है, लेकिन यही चीज़ हमने पहली लहर के बाद देखी थी कि पेशेंट्स जो हैं या जो और लोग हैं वो आम जनता बिल्कुल केयर फ्री हो गई थी। वो सब जगह घूमने फिरने चले गए, सब चीज़ें करने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये सब चीज़ें हटा दी गई थी जो नहीं होनी चाहिए। हमारे को दूसरी लहर से ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि अभी हम बाहर की कंट्री जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, आज के टाइम में भी कुछ कंट्रीज़ में लॉकडाउन है, उनके यहाँ तीसरी चौथी लहर आ रही है। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ हम सोच रहे हैं कि आगे जाके कभी भी आ सकती है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन, ये सब लोगों को इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग भी वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं और उस वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आते हैं 18 साल से ऊपर की, उनको एट अर्लीस्ट वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई इस लहर में कि जो भी लोग वैक्सीनेटेड थे उनको अगर कोरोना हुआ तो वो बहुत ही माइल्ड या बहुत ही हल्की फॉर्म में हुआ जी। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी थी उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है जी। तो वैक्सीनेशन अगर कोरोना को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं भी करेगा तो डेफिनेटली जो आपको कोरोना की वजह से बीमारी होगी उसकी जो क्षति होगी या उससे जो नुकसान होगा वो बहुत कम होगा। वो एक तरीके का कॉमन कोल्ड की तरह रह जाएगा बजाय इसके की सीवियरिटी हो। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ चीज़ें हमेशा खराब हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है उनका ये पाया गया है कि उन्हें सिम्टम हुए हैं तो कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बच्चों की तो वैक्सीन आई नहीं है और साथ में मौसम भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे में माँ बाप की चिंता भी ज़्यादा है। बिल्कुल, कैसे वो डायरिया से बचाएं या फिर वो डेंगू से कैसे बचें या फिर मलेरिया की बीमारी से वो कैसे बच्चों को बचाएं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पानी भी भरेगा और मौसम बदलता है तो कुछ बीमारियां मच्छर जनित अक्सर होते रही हैं। तो ऐसे में माँ बाप के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से वो बच्चों को प्रोटेक्ट करें? सर, जो जनरल प्रोटेक्शन हम माँ बाप पहले लेते आ रहे थे या हमें हर साल जो लेनी है, जिसमें हम कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे कि पानी साफ़ पिएँ, उसको उबाल के पिएँ या घर में आपके आरओ या जो भी फ़िल्टर हो उस फिल्टर का पानी पिएँ। बाहर की चीज़ें बारिश के मौसम में बिल्कुल ना खाएं। जो भी चीज़ बनानी है वो घर में जो बनाते हैं वही खाएं। आजकल बच्चे वैसे भी थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, स्कूल वूल नहीं खुले हैं, तो जो एक संक्रमण होता है बीमारी का वो होने के चांसेस इस समय कम हैं क्योंकि बच्चे बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। पर फिर भी जहाँ भी पानी का ठहराव होगा वहाँ मच्छर बनेगा, तो उसके लिए आपको जो भी जो मच्छर का आप मारने की दवा यूज़ करते हैं वो रेगुलर करें अपने घरों में। प्लस कोशिश करें कि मच्छरदानी में सोएं जिससे कि मच्छर का सीधा कांटेक्ट ना आए। मलेरिया और डेंगू का अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं आया है जी। है ना। इन फ्यूचर हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हमारे पास आने वाला है जल्दी से जल्दी, पर पता नहीं कब आएगा। पर अभी तो एटलीस्ट हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो हमारे पास जो अभी इसका इलाज है वो सिर्फ प्रिवेंशन है, मतलब बचाव है कि हम उस मच्छरों को बचाएं, उन जो भी मच्छर हमारे घर में ना घुसें, और उसके लिए हम कीटनाशक दवाइयाँ जो यूज़ करते हैं वो करें, स्वच्छता रखें और कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। जैसे कूलर चलते हैं, एक बहुत टीवी में भी ऐड आता है, हम सब लोग जानते हैं, कूलर का पानी जो है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है एक मच्छर बनने का, डेंगू का या मलेरिया का भी।
तो उस पानी को आपको रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए। आधा पानी खाली हुआ तो ये नहीं कि कूलर आधा खाली हुआ तो हमने आधा ही भर दिया, तो आपको रोज़ साफ़ करना है वो पूरा, या तो भर खाली होने के बाद भरें और उसको साफ़ रेगुलर करते रहें। कहीं भी आपके घर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपको लगता है गड्ढा है या कोई चीज़ है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पानी वहाँ इकट्ठा ना रहे। कभी भी एक रनिंग वाटर में मच्छर नहीं बनता, मच्छर का पैदाइश या अंडे वहाँ बनते हैं जहाँ पानी का ठहराव हो, जहाँ पानी रुका हुआ हो। तो इन चीज़ों का हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमने देखी है, कोविड के बाद अगर बच्चों को बुखार आता तो माँ बाप हॉस्पिटल ले जाने में डरते हैं तो ऐसे उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? सर इसके लिए मैं यही कहूँगा कि माँ बाप बिल्कुल डर निकाल दें मन से। अगर बुखार एक आध दिन का होता है तो इस समय वायरल चल रहा है, वो नॉर्मली वायरल का बुखार है ना। एक दो दिन बुखार रह के थोड़ा उसके बाद बॉडी एक वगैरह होगा, वो ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेकिन अगर वो बुखार 3-4 दिन रहता है तो आपको अवश्य ही अपने निकटतम जो पास के डॉक्टर हैं उन्हें दिखाना है, और फिर वो जैसे भी सलाह दें। नॉर्मली किसी जो बुखार है इस समय वो वायरल चल रहा है, अभी मलेरिया डेंगू के भी इतने केसेस नहीं हैं, जो कि क्योंकि बारिश अभी यहाँ पे तो जस्ट शुरू हुई है। मैं दिल्ली गाजियाबाद की बात करूँ तो बाकी कई जगह जहाँ पे बारिशें होने लगी हैं वहाँ ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी जस्ट शुरू हुई है। तो अभी सही समय है कि हम उस चीज़ का बचाव करें और प्रिकॉशंस लें। एक आपने सर कोरोना की वैक्सीन की बात कही थी, वो रह गई। कोरोना वैक्सीन का सर ICMR ट्रायल कर रहा है, जो 12 से 18 साल के बीच के बच्चों की वैक्सीन हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 1 से 2 महीने में आ जाएगी जी। तो सर ये एक लंबी स्टडी है, आपको ही पता है कोरोना एक नई बीमारी है जो 1.5-2 साल में ही आई है। वैक्सीन का एक लंबा फेज ट्रायल होता है जो करीब 3-3, 4-4 साल लेता है, तब जाके वो ट्रायल्स पे वैक्सीन बनती है जी जी। और बच्चे एक ऐसी श्रेणी है जो बहुत ही नाजुक श्रेणी में आते हैं, जिसके ऊपर हम बिना ट्रायल किए कुछ भी नहीं दे सकते जब तक कि वो पूरा सही से अप्रूव ना हो कहीं भी। अभी हमने एक चीज़ और देखा कि जो अब तक 2 फेज में, यानी पहली लहर और दूसरी लहर में बच्चों को इससे कम इफेक्ट वो हुए हैं, तो ये क्या बच्चों में ऐसा कुछ इम्यून सिस्टम होता है कि जैसे वो उनकी मतलब जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता वो ज़्यादा होती है, या अभी जैसे वो जो वायरस को जो मतलब जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो क्या उनके उसमें बच्चों के उसमें पाया जाता है? सर इसमें हमारे पास किसी भी तरीके की कोई ऑथेंटिक संपूर्ण स्टडी तो नहीं है जी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर सामने आई, जैसे कि बच्चे, सर आपने देखा पहली और दूसरी लहर दोनों टाइम पे हमने स्कूल बंद कर दिए जी, है ना, बच्चों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया घर से जी। अगर कभी कोई निकलना होता था सब कुछ ज़रूरी काम के लिए या जॉब के लिए, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम हो गया ज़्यादातर, तो ज़्यादातर बड़े ही लोग घर से बाहर निकलते थे जी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हुई कि बच्चे तो घर से बाहर निकले ही नहीं जी। तो जो संक्रमण होता है वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो ऐसे नहीं होता कि हम मतलब एक उधर बैठा है और एक जना इधर बैठा है और आपस हवा से वो संक्रमण हो जाएगा। तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमेशा बच्चों में तो रही क्योंकि बच्चे घर से बाहर नहीं निकले जी। अब जब बच्चे या कोई भी जना मिंगल अप होता है या मिलता है लोगों से तो वो एक से दूसरे में फैलाता है। इसीलिए जब स्कूल खुलेंगे तो हमें, इस साल तो शायद खुलेंगे नहीं खुलेंगे, पर जब भी खुलेंगे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो एक बार बच्चे आपस में मिलना जुलना शुरू हो गए तो वो बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे और फिर बच्चों से बड़े, तो वो संक्रमण रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों में आ सकती है। हाँ, अगर स्कूल खुले तो स्कूल खोल दे तो अगर स्कूल खुल दिए तो वो बहुत ज़्यादा सर अभी इजराइल का ही आप देख लीजिए, इजराइल में स्कूल खुल गए थे जी, है ना, इस समय वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है जी जी जी। तो वहाँ एकदम से वो डेल्टा वेव कह रहे हैं, अभी पूरी तरीके से उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ है लेकिन सस्पेक्टेड डेल्टा वेव ही है कि वहाँ पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाह रहे थे, ये मलेरिया और डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर माँ बाप को अगर हॉस्पिटल जाने में हिचकिचा रहे हैं और वो ये समझना चाहें कि बच्चा 2-3 दिन से बुखार आ रहा है तो किस तरह से समझ पाएंगे कि शुरुआती लक्षण क्या है? सर मलेरिया में ज़्यादातर जो बुखार आता है वो ठंड लग के आता है ना, तो जैसे हमारे पास भी माँ बाप आते हैं या बच्चे आते हैं ये पूछते हैं सबसे पहले कि ठंड लग के बुखार आ रहा है या नॉर्मल बुखार आ रहा है जी। तो जो ठंड लग के बुखार आना होता है वो ज़्यादातर सर मलेरिया में होता है जी। और डेंगू में सर हमें बुखार के साथ साथ रैशेस कहते हैं हम उसको हिंदी में, रैशेस को लाल लाल धारियाँ टाइप जो हो जाती हैं वो कहते हैं, मतलब हमारे को बॉडी पे रैशेस होने शुरू हो जाएंगे
और पीटेक्के होते हैं जिससे प्लेटलेट कम होती है जी। तो हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं पीटेक्के को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं पहचानता हूँ। तो लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो हैं हमारे को मतलब बॉडी पे एक वो लाल लाल धारियाँ या रैशेस और पीटेक्के मिलने शुरू होंगे बुखार के साथ साथ। और मलेरिया में हमें रैशेस नहीं होते हैं सर, मलेरिया में ठंड लग के बुखार आएगा, पहले खूब ठंड लगेगी मतलब अच्छे से, और उसके बाद फिर बुखार आएगा। ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो मतलब मलेरिया और डेंगू में हमें मिलने को मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि हॉस्पिटल भी चलाते हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको जानता भी हूँ, आप लोगों की काफ़ी मदद भी यहाँ पर करते हैं अपने स्तर पर। तो अगर मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे लोगों के पास पैसे की भी कमी होती है, गरीबी भी है और हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है, दूर दराज इलाके में कोई इंसान रहता है, तो शुरुआती इस तरह के बुखार जो मलेरिया और डेंगू के लिए क्या कुछ दवाइयाँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं सर जो बच्चे का या बड़ों का भी कहें, जो बुखार में एडमिट होने वाले मरीज तो हार्डली 2 या 4% होते हैं। ज़्यादातर मरीज अगर अपने बच्चों को या बड़े लोग जो हैं उनको समय पर अस्पताल ला के दवाई शुरू कर दें, मलेरिया की भी दवाइयाँ आती हैं, डेंगू में कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं, और जैसा हमने शुरू में चर्चा करी कि हम अपने घरों में सबसे पहले वो प्रिकॉशन लें कि मच्छर अंदर ही ना आए, आए तो वो बने ना, तो डॉक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एडमिशन तो फिर बहुत सेकेंडरी स्टेज है, वो अलग बात है। ज़्यादातर मरीज जो हैं मेरे यहाँ भी इतने सारे मरीज आते हैं, अगर मैं 100 पेशेंट देखता हूँ तो 100 में से हार्डली 2 या 4 मरीज होते हैं मलेरिया या डेंगू के जिनको भर्ती करना पड़ता है। बाकी मरीज तो घर पे दवाई लेके आराम से ठीक हो सकते हैं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे अच्छी बातचीत हुई और अच्छा लगा। आपका हॉस्पिटल भी लोगों की मदद कर रहा है और हमारे हॉस्पिटल इसी तरह से काम बिल्कुल सर हमारे हॉस्पिटल में हम लोग शुरू में अभी भी इनफैक्ट काफ़ी हद तक 9 से 10 एक चैरिटेबल ओपीडी भी चलाते हैं जिसमें हम मात्र 200 रुपये में या 100 रुपये में भी पेशेंट को देख के दवाई देते हैं। तो बिल्कुल ये हमारी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती होगी वो बिल्कुल करेंगे। और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, गायनिक हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, सर्जन है, सभी लोग आते हैं और अपनी तरफ से हमारी पूरी जो हो सकता होगा वो पूरा करेंगे। और बस यही है कि आप लोग का भी सपोर्ट बना रहे और आप लोग भी समझें कि सबसे ज़रूरी किसी भी बीमारी के लिए प्रिवेंशन प्रिकॉशन है, ट्रीटमेंट तो बाद में है। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद।